नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम जग्गू है। तो चलिए अब यह कहानी जग्गू जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर आप लोगों को शाम के 6:30 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। और मैंने उस पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जग्गू है। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोगों के भी डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह घटना आज से लगभग कुछ साल पहले की है, जब मेरी नई शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम खुशबू है। हम दोनों अपनी नई शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। मैं शहर के एक स्कूल में टीचर था। मेरी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन हम लोग एक बहुत छोटे से किराए के कमरे में रहते थे जो हमारे लिए काफी नहीं था। मुझे हमेशा एक बड़े घर की जरूरत थी। मैं चाहता था कि खुशबू एक अच्छे और बड़े घर में रहे। मैं काफी समय से एक अच्छा सा किराए का घर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी घर मेरी पसंद का और मेरे बजट में नहीं मिल रहा था। मेरे साथ स्कूल में एक और टीचर थे, उनका नाम अजय था। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ाते थे। एक दिन मैं स्कूल में बहुत परेशान बैठा था। अजय ने मुझे परेशान देखा तो मेरे पास आया। उसने मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैंने उसे बताया कि यार, मैं घर ढूंढ रहा हूँ। खुशबू अकेली उस छोटे से कमरे में परेशान रहती है और मुझे कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है। जो घर मिलते हैं उनका किराया बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनकर अजय कुछ देर सोचता रहा। फिर वह बोला कि जग्गू, एक घर तो है, वह मेरे एक दूर के रिश्तेदार का है। वह घर काफी बड़ा है, एक मंजिला मकान है, लेकिन वह काफी समय से खाली पड़ा है। वह लोग यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। वह चाहते हैं कि कोई भरोसेमंद आदमी उस घर में रहे और घर की देखभाल करे। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि यार, किराया कितना होगा? अजय हंसने लगा। वह बोला कि यार, तुम किराए की चिंता मत करो, वह तुमसे कोई किराया नहीं लेंगे। वह बस चाहते हैं कि घर में कोई रहे, साफ सफाई होती रहे। वह घर तुम्हें बिल्कुल मुफ्त में रहने के लिए मिल जाएगा। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बड़ा घर, वह भी एक मंजिला और बिल्कुल मुफ्त में। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अजय को बहुत धन्यवाद कहा। मैंने कहा कि यार, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम आज ही बात करो। अजय ने कहा कि ठीक है, मैं आज ही शाम को उनसे बात करके तुम्हें बताता हूँ। उस दिन मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि जब मैं यह बात खुशबू को बताऊंगा तो वह कितनी खुश होगी। शाम को जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मैं बहुत खुश था। खुशबू मुझे इतना खुश देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि आज क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैंने उसे पूरी बात बताई। मैंने बताया कि कैसे मेरे दोस्त अजय ने हमारे लिए एक मंजिला घर ढूंढा है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। यह सुनकर पहले तो खुशबू को यकीन ही नहीं हुआ। वह बोली कि क्या यह सच है? मुफ्त में घर कौन देता है? मैंने कहा कि हाँ, ये सच है। वह लोग बस घर की देखभाल के लिए किसी को रखना चाहते हैं। खुशबू यह सुनकर बहुत खुश हो गई। हम दोनों उस रात बहुत देर तक बातें करते रहे। हम सपने सजाने लगे कि हम उस बड़े घर में कैसे रहेंगे। अजय ने रात को फोन करके बताया कि उसने बात कर ली है और उसके रिश्तेदारों को कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे घर की चाबियां दे दी और कहा कि हम जब चाहें वहां रहने जा सकते हैं। अगले ही दिन हमने अपना सारा सामान पैक किया और एक टेम्पो करके उस नए घर में शिफ्ट हो गए। वह घर शहर से थोड़ी बाहर की तरफ था, लेकिन बहुत शांत इलाका था। वह एक मंजिला पुराना सा मकान था, लेकिन काफी बड़ा था, जैसा अजय ने बताया था। हम दोनों बहुत खुश थे। हमने टेम्पो से सामान उतारा। मैंने ताला खोला। जैसे ही हमने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, एक अजीब सी भयंकर बदबू ने हमारा स्वागत किया। वह बदबू इतनी तेज थी कि खुशबू ने तुरंत अपनी नाक पर दुपट्टा रख लिया। वह बोली कि जग्गू, यह कैसी बदबू है? यहां तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। मुझे भी वह बदबू बहुत अजीब लगी। वह सिर्फ सीलन या बंद घर की बदबू नहीं थी, वह किसी चीज के सड़ने की बदबू थी, बहुत घिनौनी बदबू। लेकिन मैंने खुशबू को तसल्ली दी। मैंने कहा कि अरे कुछ नहीं है, यह घर इतने दिनों से बंद पड़ा था ना, इसीलिए ऐसी बदबू आ रही है। हम जब यहां रहेंगे, घर की खिड़कियां दरवाजे खोलेंगे, सफाई करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
बदबू अपने आप चली जाएगी। मेरी बात सुनकर खुशबू थोड़ी शांत हुई। हम दोनों अंदर आए। घर सच में बहुत बड़ा था। उसमें 2 बड़े बड़े कमरे थे। एक बहुत बड़ा हॉल था, एक रसोई थी और बाथरूम भी था। घर के पीछे एक छोटा सा आंगन भी था। घर थोड़ा पुराना जरूर लग रहा था, लेकिन मुफ्त में रहने के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। हम दोनों सफाई में लग गए। रात होने लगी थी। हम दोनों बहुत थक गए थे। खुशबू ने कहा कि आज खाना बाहर से मंगा लेते हैं, रसोई में अभी सफाई करनी बाकी है और यह बदबू भी बहुत आ रही है। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों इतने थके थे कि बस सोना चाहते थे। हम एक कमरे में गए। उस कमरे में एक पुराना लकड़ी का बेड पड़ा हुआ था। हमने सोचा कि आज रात इसी बेड पर सो जाते हैं। उस पर एक गद्दा भी पड़ा हुआ था। वह गद्दा भी काफी मैला और पुराना दिख रहा था। खुशबू बोली कि इस गंदे गद्दे पर नहीं सोएंगे, हम इसे झाड़ देते हैं। हम दोनों ने उस गद्दे को उठाया। जैसे ही हमने गद्दे को उठाया और उसे पलटा, हम दोनों की चीख निकल गई। उस गद्दे का 1/4 हिस्सा सूखे हुए खून से सना हुआ था। वह खून का धब्बा इतना बड़ा और इतना गहरा था कि गद्दा उस जगह से बिल्कुल काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत सारा खून उस गद्दे पर बहाया हो। यह देखकर हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। खुशबू तो डर कर 2 कदम पीछे हट गई। वो बोली कि जग्गू ये क्या है? ये तो खून है, इतना सारा खून। हे भगवान, ये किसका खून हो सकता है? मैं भी बहुत डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस गद्दे को छूने की। वह सड़ी हुई बदबू अब मुझे उसी खून से आती हुई महसूस हो रही थी। खुशबू रोने लगी। वह बोली कि मुझे यहां नहीं रहना, यह घर ठीक नहीं है। पहले वह बदबू और अब यह खूनी गद्दा। जरूर यहां कुछ गलत हुआ है। मैंने हिम्मत की। मैंने खुशबू से कहा कि तुम डरो मत, हो सकता है यह कोई पुराना धब्बा हो। हम इस गद्दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे फेंक देते हैं। हम दोनों ने मिलकर उस भारी गद्दे को उठाया। हम उसे घसीटते हुए घर के पीछे आंगन में ले गए और हमने उसे आंगन के एक कोने में फेंक दिया। हमने सोचा कि सुबह इसे जला देंगे या फेंक देंगे। हम वापस कमरे में आए। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। उस खूनी गद्दे ने हमारी नींद उड़ा दी थी। अब हम उस बेड पर भी सोने से डर रहे थे। हमने उस बेड के तख्ते को एक गीले कपड़े से पोंछा और उस पर एक चादर बिछा ली। हमने सोचा कि आज रात बिना गद्दे के ही सो जाते हैं। हमने कमरे की लाइट जलाकर रखने का फैसला किया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस बेड पर लेट गए। हम बहुत थके हुए थे, लेकिन हमारी आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तभी आधी रात को खुशबू की एक जोरदार चीख से मेरी नींद खुली। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली। मैंने देखा कि खुशबू बेड पर बैठी हुई थी। वह पसीने से पूरी तरह भीग गई थी और वह जोर जोर से हाँफ रही थी। मैंने उसे पकड़कर हिलाया। मैंने पूछा कि खुशबू, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? वह बहुत डरी हुई थी। वह रोने लगी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह कांपते हुए बोली कि जग्गू, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, लगभग 5 साल का, वह खून से लथपथ था। वह हमारे बेड के पास खड़ा था और वह मुझे घूर घूर कर देख रहा था। यह सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुशबू को समझाया। मैंने कहा कि यह बस एक बुरा सपना था। शायद तुम उस खूनी गद्दे के बारे में सोच रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। वह पानी पीकर थोड़ी शांत हुई, लेकिन वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। वह बोली कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह बच्चा अभी भी यहीं कहीं है। तभी खुशबू ने मेरा हाथ फिर से कसकर दबाया। वह बोली कि जग्गू, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हमारा बेड हिल रहा है। मैंने ध्यान दिया और मेरे होश उड़ गए। सच में हमारा बेड धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। हम दोनों डर के मारे उठकर बैठ गए। बेड अब भी हिल रहा था। फिर खुशबू ने बेड के तख्ते की तरफ इशारा किया। वह कांपते हुए बोली कि जग्गू, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेड के अंदर कुछ है। बेड के अंदर से आवाज आ रही है, जैसे कोई लकड़ी को खुरच रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। हाँ, एक अजीब सी खुरचने की आवाज आ रही थी बेड के अंदर से, जैसे उस लकड़ी के तख्ते के अंदर कोई फंसा हो। यह महसूस होते ही हम दोनों की चीख निकल गई। हम बेड से कूदकर दूर खड़े हो गए। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी खुशबू भागकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह कमरे में एक पुराना ड्रेसिंग टेबल भी पड़ा था। वह शीशे में अपना चेहरा देख रही थी और वह जोर जोर से रोने लगी। मैं भागकर उसके पास गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? वह शीशे में अपनी उंगली से इशारा कर रही थी। वह बोली कि मेरा चेहरा देखो, मेरे चेहरे पर खून लगा है। मैंने जब शीशे में उसका चेहरा देखा तो मेरे भी होश उड़ गए।
मुझे लगा कि खुशबू के पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने खुशबू के असली चेहरे की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, लेकिन शीशे में उसका चेहरा खून से लथपथ दिख रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुशबू को पकड़कर शीशे से दूर किया। मैंने कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है। तभी खुशबू ने फिर से एक चीख मारी। वो ऊपर की तरफ देख रही थी। वो बोली कि जग्गू, पंखे को देखो। मैंने डरते डरते ऊपर पंखे की तरफ देखा। पंखा बंद था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पंखे से कोई लटका हुआ है। एक औरत की लाश पंखे से लटक रही थी। उसके बाल खुले थे और वह झूल रही थी। यह देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं और खुशबू दोनों एक दूसरे से चिपक कर रोने लगे। तभी मेरी नाक से कुछ टपका। मैंने अपनी नाक पर हाथ रखा। मेरा हाथ खून से भर गया था। मेरी नाक से खून बह रहा था। मैं घबरा गया। मैं भागकर बाथरूम की तरफ गया। मैंने अपना चेहरा धोया। खुशबू भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। वह रोने लगी। वह बोली कि यह घर सही नहीं है जग्गू, यहाँ भूत हैं, वह हमें मार डालेंगे। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हुआ। मैंने सोचा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ होगा। मैंने खुद को और खुशबू को तसल्ली दी। मैंने कहा कि शायद हम दोनों बहुत थक गए हैं। यह सब हमारा वहम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हम दोनों ने हिम्मत की। हम वापस कमरे में आए। हमने फिर से पंखे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। बेड भी अब नहीं हिल रहा था और न ही कोई आवाज आ रही थी। हमें लगा कि शायद सच में यह सब हमारा वहम था, लेकिन हमारा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। हम दोनों इतने डर गए थे कि हमारी सोने की हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों पति पत्नी उस नए घर में अपनी पहली रात एक कोने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। हम बस रोशनी होने का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह जब थोड़ी रोशनी हुई, तब जाकर हमारी जान में जान आई। हम दोनों पति पत्नी पूरी रात उस कमरे के एक कोने में बैठे रहे थे। हम एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। हमारी आंखें डर के मारे जल रही थीं। वह खूनी गद्दा, वह हिलता हुआ बेड, वह शीशे में खून से सना चेहरा और वह पंखे से लटकती औरत का वहम, ये सब सोच सोच कर हम पागल हुए जा रहे थे। और वह भयानक सड़ी हुई बदबू, वह बदबू अब भी पूरे घर में फैली हुई थी। वह बदबू कम होने की जगह और भी तेज हो गई थी, जैसे वह बदबू हमारी सांसों में बस गई हो। सुबह होते ही मैंने खुशबू की तरफ देखा। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने उसे छुआ तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। वह कांप रही थी। वह बोली कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। इस बदबू ने मुझे मार डाला है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा कि यह सब रात के डर की वजह से हुआ है। मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम आज ही यह घर छोड़ देंगे। मैं अजय से बात करता हूँ, शायद वह कोई और इंतजाम कर दे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं स्कूल कैसे नहीं जाऊं। अभी कल ही तो मैं यहाँ रहने आया हूँ। अगर आज ही छुट्टी कर लूंगा तो प्रिंसिपल क्या सोचेंगे। मैंने खुशबू से कहा कि तुम हिम्मत रखो, मैं बस स्कूल जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए दवा भी ले आऊंगा। तुम बस दरवाजा अंदर से बंद कर लो, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी से जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। खुशबू बहुत डरी हुई थी। वह मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। वह रो रही थी। वह कह रही थी कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह औरत और वह बच्चा अभी भी यहीं हैं। वह मुझे देख रहे हैं। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं बस गया और आया। दिन के उजाले में कुछ नहीं होगा, तुम बस दरवाजा बंद रखना। वह बेचारी रोते रोते मान गई। मैंने उसे कमरे में लिटाया और बाहर से दरवाजा बंद करके मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर से बाहर निकला तो पड़ोस के एक घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। वह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैं जब उनके पास से गुजरने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज दी, बेटा जरा सुनो। मैं रुक गया। मैं उनके पास गया। वह बोली कि तुम यहाँ नए रहने आए हो इस घर में। मैंने कहा, हाँ जी आंटी जी, कल ही आए हैं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया। वह बोली कि बेटा यह घर रहने के लिए सही नहीं है। यह घर अच्छा नहीं है, तुम लोग यहां से चले जाओ। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने पूछा, क्यों आंटी जी, क्या बात है? यह घर तो मेरे दोस्त के रिश्तेदार का है। वे औरत बोली कि मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं इस घर को जानती हूं। यह घर शापित है, यहां मत रहो। तुमसे पहले भी जो लोग यहां रहने आए थे
उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह ज्यादा दिन यहां टिक नहीं पाए। कुछ लोग तो एक रात में ही भाग गए। तुम मेरी बात मानो बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपनी पत्नी को लेकर यहां से चले जाओ। इस घर में बुरी आत्माओं का साया है। यह सुनकर मैं कांपने लगा। मैंने पूछा कि आंटी जी कैसी आत्माएं, यहां क्या हुआ था? वह औरत थोड़ा झिझकी, फिर बोली कि तुम यह सब जानकर क्या करोगे? बस मैंने तुम्हें चेता दिया है, वह घर सही नहीं है। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा कांपता रहा। उस औरत की बातों ने मेरे डर को पक्का कर दिया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि रात में जो हमने देखा वह हमारा वहम नहीं था, वह सब सच था। उस घर में सच में बुरी आत्माएं हैं। मैं डरते डरते स्कूल पहुंचा। मेरा मन पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे बार बार खुशबू की चिंता हो रही थी। वह अकेली उस घर में थी, वह भी बीमार हालत में। मैं बस यही सोच रहा था कि वह ठीक तो होगी, कहीं उन आत्माओं ने उसे कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपने दोस्त अजय को वो सारी बातें बताईं, वह खूनी गद्दा, वह बदबू और वह पड़ोसन की बातें। अजय भी यह सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन वह बोला कि यार यह सब वहम भी हो सकता है। पुराने बंद घर में ऐसी बातें लगती ही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने रिश्तेदार से इस घर के बारे में पूछूंगा। मैंने उससे कहा कि यार मुझे आज जल्दी जाना होगा, खुशबू की तबीयत ठीक नहीं है। वह मान गया। मैं स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर भागकर घर की तरफ वापस आया। रास्ते से मैंने खुशबू के लिए कुछ दवाइयां ली और खाने के लिए फल भी ले लिए। मैं डरते डरते घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया। खुशबू ने कांपते हुए आवाज में पूछा कि कौन है। मैंने कहा कि मैं हूं जग्गू। तब जाकर उसने दरवाजा खोला। उसकी हालत और खराब हो गई थी। वह बहुत डरी हुई थी। वह मुझे देखते ही रोने लगी। वह बोली कि मैं यहां एक पल भी नहीं रहूंगी, मुझे यहां से ले चलो। मैंने उसे पड़ोसन की सारी बातें बताईं। यह सुनकर वह और भी ज्यादा डर गई। हम दोनों ने फैसला किया कि हम यह घर अभी छोड़ देंगे, लेकिन हम जाते कहां? रात होने लगी थी। हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं था। हम दोनों बहुत मजबूर थे। हमने सोचा कि बस आज रात की बात है, हम इस कमरे में नहीं सोएंगे। हम हॉल में ही लाइट जलाकर बैठे रहेंगे। हम सोएंगे ही नहीं। सुबह होते ही हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे, चाहे हमें सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े। हमने हॉल में ही एक दरी बिछा ली। हमने दवा खाई, लेकिन खाना नहीं खाया। हमें भूख ही नहीं लग रही थी। वह बदबू आज और भी तेज हो गई थी, जैसे कुछ हमारे बहुत पास इसी घर में सड़ रहा हो। हम दोनों लाइट जलाकर बैठे रहे। हम एक दूसरे से बातें करके अपना डर दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी नजरें बार बार उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ जा रही थी। पता नहीं कब बैठे बैठे हमारी आंख लग गई। हम दोनों बहुत थके हुए थे और खुशबू बुखार में भी थी। लेकिन आज रात वह सारे डरावने सपने मुझे आए जो कल खुशबू ने देखे थे। मैंने सपने में देखा कि वही खून से लथपथ छोटा बच्चा मेरे पास खड़ा है। वह मुझे घूर रहा है और हंस रहा है। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। फिर मुझे लगा कि बेड के अंदर कुछ है और पूरा बेड जोर जोर से हिल रहा है। मैं सपने में ही कांप रहा था। फिर मैंने देखा कि पंखे से वही औरत की लाश लटक रही है। उस लाश से खून टपक रहा था। वह खून सीधा मेरे चेहरे पर गिर रहा था। मैं सपने में चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं एक झटके से नींद से जाग गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। मैंने देखा कि खुशबू मेरे पास नहीं थी। हॉल की लाइट जल रही थी, लेकिन खुशबू वहां नहीं थी। मैं घबरा गया। मैंने उसे आवाज दी, खुशबू, खुशबू। वह कहां चली गई? मेरी नजर उस कमरे के दरवाजे पर पड़ी जिसका दरवाजा हमने बंद किया था। वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डरते डरते उठा और उस कमरे की तरफ गया। मैंने जो देखा वह मेरी सोच से भी ज्यादा डरावना था। खुशबू उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत थी, एक मूर्ति की तरह, और वह शीशे में खुद को एक तक घूर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह मुझे देख नहीं रही थी। वह बस शीशे में घूरती जा रही थी। कमरे में वही सड़ी हुई बदबू भरी हुई थी। मैं बहुत डर गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुशबू, क्या हुआ? वह हिली भी नहीं। वह बस शीशे में देखती रही। मैंने उसे जोर से झकझोरा, खुशबू, मेरी तरफ देखो, क्या कर रही हो तुम? तब जाकर उसे जैसे होश आया। वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह घबराते हुए बोली कि क्या हुआ? मैं यहां कैसे आ गई? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने कहा कि तुम नींद में चलकर यहां आ गई थी और शीशे में खुद को घूर रही थी। यह सुनकर वह बहुत डर गई। वह रोने लगी। वह बोली कि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे लगता है उन आत्माओं ने मुझे पकड़ लिया था।
वह मुझे मार डालेंगी। मैं उसे पकड़कर वापस हॉल में ले आया। हम दोनों अब बहुत ज्यादा डर गए थे। हम जानते थे कि इस घर में हम अकेले नहीं हैं। वह आत्माएं हमें देख रही हैं। वह हमारे साथ खेल रही हैं। हम दोनों कांप रहे थे। हम दोनों जाग रहे थे। हमारी आंखें पूरी तरह खुली थीं। हम बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हमने फैसला किया कि अब हम सोएंगे नहीं, हम बस जागते रहेंगे। तभी तभी हम दोनों ने वह देखा। यह कोई सपना नहीं था, यह कोई वहम नहीं था, यह हकीकत थी। हम दोनों हॉल में सोफे पर बैठे थे और हमारे सामने वाले कमरे का दरवाजा, जो हमने बंद किया था, वह अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चरमराहट की आवाज के साथ वह दरवाजा पूरा खुल गया और उस कमरे के अंदर पंखे से सच में एक औरत की लाश लटक रही थी। वह वही लाश थी जो हमने सपने में देखी थी। वह धीरे धीरे झूल रही थी। हम दोनों की चीख निकल गई, लेकिन हमारी आवाज गले में ही फंस गई। हम हिलना चाहते थे, लेकिन हमारा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। हम बस डर के मारे उस लाश को देखते रहे। वह लाश झूल रही थी और उसे खून टपक रहा था। हम अभी इस खौफ से बाहर निकले भी नहीं थे कि तभी वह लकड़ी का पुराना बेड, जिस पर हम पहली रात सोए थे, वह बेड अपने आप हवा में उठ गया। वह बेड हवा में उठकर जोर जोर से हिलने लगा। वह कभी इधर जाता, कभी उधर, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर पटक रही हो। वह बेड जोर जोर से दीवार से टकराने लगा। यह मंजर इतना भयानक था कि मैं बता नहीं सकता। हमारी तो जैसे जान ही निकल गई थी। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। हमारी आंखें डर से फटी जा रही थीं। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। वह लाश पंखे से झूल रही थी और वह बेड हवा में नाच रहा था। हमें उस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की और उस छोटे बच्चे के हंसने की आवाज। वह सब इतना डरावना था कि हम शायद सदमे में पहुंच गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। हमें बस इतना पता था कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, एक ऐसी मुसीबत जिससे निकलना शायद नामुमकिन था। हम बस वहीं सोफे पर बेजान से बैठे रहे। न हम कुछ बोल पा रहे थे, न हम हिल पा रहे थे। बस हमारी आंखें उस खौफनाक मंजर को देख रही थीं। वह रात हमारे लिए कयामत की रात बन गई थी। हमें नहीं पता था कि अगली सुबह हम देख भी पाएंगे या नहीं। हमें नहीं पता कि हम कितनी देर तक उस सोफे पर बेजान से बैठे रहे। हमारी आंखें उस खौफनाक मंजर पर टिकी हुई थीं। वह पंखे से झूलती औरत की लाश और वह हवा में उड़ता हुआ लकड़ी का बेड। वह बच्चे के हंसने की और औरत के रोने की भयानक आवाजें हमारे कानों में गूंज रही थीं। हम इतने ज्यादा डर गए थे कि हमारा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। हम हिलना चाहते थे, हम चीखना चाहते थे, हम भागना चाहते थे, लेकिन हमारा शरीर जैसे पत्थर का बन गया था। हम अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। हमारी आवाज हमारे गले में ही फंस कर रह गई थी। हम बस जिंदा लाश की तरह बन गए थे। हमें नहीं पता कि वह सब कितनी देर तक चलता रहा। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हों। हम बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। हमें यकीन हो गया था कि आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। वह आत्माएं हमें मार डालेंगी। मुझे याद नहीं कि वह सब कब बंद हुआ। शायद जब बाहर थोड़ी रोशनी होने लगी, तब वह भयानक आवाजें आनी बंद हो गईं। वह लाश और वह उड़ता हुआ बेड भी गायब हो गया। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन वह सड़ी हुई वह बदबू अब भी पूरे घर में वैसी ही फैली हुई थी। खुशबू मेरे कंधे पर सिर रखे बेसुध सी बैठी थी। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की। खुशबू, खुशबू। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उनमें कोई भाव नहीं था। वह बस मुझे घूर रही थी। हम दोनों उस रात के खौफ से बाहर नहीं आ पाए थे। हम वहीं सोफे पर बैठे रहे पूरा दिन। हमने न कुछ खाया न कुछ पिया। हम हिले भी नहीं। हम बस एक दूसरे को देखते रहते या फिर उस बंद कमरे के दरवाजे को घूरते रहते। हमें भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। हमारा डर जैसे खत्म हो गया था और उसकी जगह एक अजीब सी सुन्नता ने ले ली थी। हम बस सदमे में थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहां जाएं। हम उस घर से भाग जाना चाहते थे, लेकिन हमारे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। हम उस सोफे से उठ ही नहीं पा रहे थे। एक और दिन गुजर गया। रोशनी चली गई और अंधेरा फिर से छाने लगा। हमारी हालत और खराब होने लगी। हमारा डर वापस लौट आया। हमें पता था कि रात को फिर से वही सब शुरू होगा, और वही हुआ। जैसे ही अंधेरा गहराया, वह खौफनाक मंजर फिर से शुरू हो गया। वही आवाजें, वही लाश, वही उड़ता हुआ बेड। हम बस आंखें बंद करके बैठे रहे। हम रोना चाहते थे, लेकिन हमारे आंसू भी सूख गए थे। हम बस उस नर्क को झेल रहे थे।
एक और दिन गुजर गया। आज दूसरा दिन था। हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हम 2 दिनों से भूखे प्यासे थे। हम एक ही जगह पर बैठे थे। हमारे कपड़े गंदे हो गए थे। हमसे बदबू आने लगी थी। हम बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए थे। हमें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। हम दुनिया से जैसे कट गए थे। हम बस उस फ्लैट में कैद होकर रह गए थे। हमें लग रहा था कि हम यहीं मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम दोनों ने बात करना भी बंद कर दिया था। हम बस एक कोने में एक दूसरे से सटकर बैठे रहते थे और खाली दीवारों को घूरते रहते थे। हमें अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी हमें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में कोई भाव नहीं था। हम हिले भी नहीं। फिर से खटखटाने की आवाज आई और फिर कोई दरवाजा पीटने लगा। कोई बाहर से हमारा नाम पुकार रहा था। जग्गू, भैया, दरवाजा खोलो। यह आवाज मेरे छोटे भाई की थी। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया था। मेरा फोन भी बंद था। अजय ने जरूर परेशान होकर मेरे घर पर फोन किया होगा और जब मुझसे बात नहीं हुई तो उसने मेरे भाई को खबर की होगी। वह दरवाजा पीटे जा रहा था। भैया, भाभी, आप लोग ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। लेकिन हम में उठने की हिम्मत नहीं थी। शायद दरवाजा बाहर से ठीक से बंद नहीं हुआ था। मेरे भाई ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वह अंदर आया। अंदर आते ही उस भयानक सड़ी हुई बदबू से उसका दम घुटने लगा। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। फिर उसकी नजर हम पर पड़ी। हम दोनों हॉल में एक कोने में सिकुड़े हुए बैठे थे। हमारी हालत देखकर वह घबरा गया। हमारे बाल बिखरे हुए थे। आंखें अंदर धंस गई थीं। हम उसे ही घूर रहे थे। बिना पलक झपकाए वह हमारे पास आया। उसने मुझे हिलाया। भैया, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? भाभी, क्या हुआ? लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम बस उसे देखते रहे। वह हमारी हालत देखकर डर गया। उसे लगा कि हम बहुत बीमार हैं या शायद सदमे में हैं। वह भागकर बाहर गया। उसने हमारे बड़े भाई और भाभी को फोन किया। वह पास में ही रहते थे। कुछ ही देर में मेरे बड़े भाई और भाभी भी वहां आ गए। वह भी हमारी हालत देखकर हैरान रह गए। घर की हालत, वह भयानक बदबू और हम दोनों एक कोने में बेजान से बैठे हुए। भाभी खुशबू के पास गई। उन्होंने खुशबू को गले लगा लिया। खुशबू, क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे। लेकिन खुशबू कुछ नहीं बोली। वह बस रोने लगी। बहुत देर बाद वह रोई थी, शायद 2 दिनों बाद। भाई ने मुझे उठाया। मैं बहुत कमजोर हो गया था। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उन्होंने मुझे सहारा दिया। भाभी ने खुशबू को संभाला। वह हमें जैसे तैसे उस नर्क जैसे घर से बाहर लेकर आए। बाहर की ताजी हवा में आकर हमें थोड़ा होश आया, लेकिन हम अब भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भाई हमें अपने घर ले गए। भाभी ने हमें नहलाया, हमें साफ कपड़े दिए, हमें खाना खिलाने की कोशिश की। हमने 2 दिन बाद कुछ खाया था। धीरे धीरे हमारे अंदर जैसे जान वापस आने लगी। भाई भाभी हमसे बार बार पूछते रहे कि क्या हुआ था, लेकिन हम क्या बताते? हम कैसे समझाते कि हमने क्या देखा है? हम जो बताते क्या वह यकीन करते? हम बस चुप रहे। हमने कहा कि शायद खाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हमारी तबीयत खराब हो गई थी। हमें भी पता था कि यह झूठ है, लेकिन हम सच बोलने से डर रहे थे। हम उस घर के बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। हम भाई के घर आकर बहुत महफूज महसूस कर रहे थे। हमें लगा कि अब सब ठीक हो गया है। हम उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत में अभी और डर लिखा था। भाई का घर छोटा था। हम वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे। मुझे अपने पुराने मकान मालिक रमेश जी की याद आई। मैं पहले उनके ही घर किराए पर रहता था। मैंने उन्हें फोन किया। मैंने उनसे कहा कि रमेश जी, मुझे मेरा पुराना कमरा वापस चाहिए। मैं उनसे गिड़गिड़ाया, लेकिन रमेश जी ने कहा कि जग्गू, वह कमरा तो अभी तैयार नहीं है। मैंने उसकी मरम्मत शुरू करवाई है। उसमें अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम कहाँ जाएंगे? हम वापस उस खौफनाक घर में तो नहीं जा सकते थे। मैंने अपने दोस्त अजय को भी फोन किया। वह हमारी हालत सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन वह बोला कि यार, वह रिश्तेदार तो शहर से बाहर हैं। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें बस एक रात और कहीं गुजारनी थी। भाई ने कहा कि तुम लोग यहीं रुक जाओ, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं भैया, हम बस आज रात की बात है। कल तक रमेश जी का कमरा मिल जाएगा। हम वापस उसी घर में चले जाते हैं। बस एक रात की ही तो बात है। खुशबू ने जब यह सुना तो वह कांपने लगी। वह बोली कि नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। मैंने उसे समझाया। मैंने कहा कि बस आज रात की बात है। हम उस कमरे में नहीं सोएंगे। हम हॉल में ही रहेंगे। हम लाइट जलाकर रखेंगे। हम सोएंगे नहीं।
हम बस बैठकर रात गुजार देंगे, सुबह होते ही हम वहां से निकल आएंगे। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बहुत समझाने के बाद वह मान गई। हम दोनों डरते डरते, कांपते कांपते वापस उस घर में आए। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, वही सड़ी हुई बदबू, वही घुटन। हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमने हॉल की सारी लाइटें जला दी। हमने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हम सोफे पर बैठ गए। हम एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। हम बस भगवान का नाम ले रहे थे कि यह रात जल्दी से गुजर जाए। आधी रात तक सब शांत था। हमें लगा कि शायद आज कुछ नहीं होगा। हम में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन यह हमारा वहम था। अचानक खुशबू ने मेरा हाथ जोर से भींच लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई थीं। वह सामने दीवार को घूर रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोली, बस घूरती रही। फिर वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मैं डर गया। खुशबू, खुशबू, क्या हुआ तुम्हें? वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। फिर उसने अपने ही गले को पकड़ लिया। वह अपना गला घोंटने लगी। वह खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसमें जैसे किसी राक्षस की ताकत आ गई थी। वह मुझे झटक रही थी और अपने गले को दबाए जा रही थी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। वह अपने पैरों को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। मैं बहुत डर गया। खुशबू पर आत्मा का साया आ गया था। वह बुरी आत्माएं उसे मारना चाहती थीं। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ, मेरी मदद करो। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खुशबू की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। मैं बस चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, बचाओ। तभी किसी ने हमारा दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर शायद पड़ोस की वह बुजुर्ग औरत जाग गई थी। वह बाहर से चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? मैंने भागकर दरवाजा खोला। वह बुजुर्ग औरत अकेली नहीं थी। उनके साथ एक और आदमी था, जिसने भगवा कपड़े पहने हुए थे। वह कोई बाबा लग रहे थे। शायद वह औरत उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। वह दोनों अंदर आए। उन्होंने जब खुशबू की हालत देखी तो वह बाबा तुरंत समझ गए। उन्होंने उस औरत से कहा कि मैंने कहा था ना, यह घर खाली नहीं हुआ है। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। मेरे सामने वही पड़ोस वाली बुजुर्ग आंटी जी खड़ी थी। उनके साथ एक बाबा जी भी खड़े थे। उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके माथे पर चंदन और भभूत लगी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। वह दोनों शायद मेरी ही चीखें सुनकर आए थे। वह दोनों मुझे एक पल के लिए घूरते रहे, जैसे वह मेरी हालत समझ रहे हों। फिर वह जल्दी से घर के अंदर आ गए। आंटी जी ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही वह दोनों हॉल में आए, उनकी नजर खुशबू पर पड़ी। खुशबू उस वक्त जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। वह अपने दोनों हाथों से अपना ही गला घोंट रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद होकर ऊपर चढ़ गई थीं। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और उसके मुंह से एक जानवर जैसी भयानक गुर्राने की आवाज निकल रही थी। वह अपने पैरों को जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। वह आवाज बहुत डरावनी थी। मैं तो डर के मारे एक कोने में खड़ा बस रो रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुशबू के पास जाऊं। उन बाबा जी ने यह सब देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं था। वह बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने आंटी जी से कहा कि तुम कोने में खड़ी हो जाओ और भगवान का नाम लो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। वह बोले कि बेटा, हिम्मत रखो, तुम्हारी पत्नी पर बहुत भयानक साया है। यह एक नहीं, दो आत्माएं हैं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दो आत्माएं। बाबा जी खुशबू के पास गए। उन्होंने अपने झोले में से कुछ निकाला। वह शायद भभूत थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वह जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज बहुत भारी और दमदार थी। जैसे ही बाबा जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, खुशबू की तड़प और बढ़ गई। वह और जोर से चीखने लगी, लेकिन यह आवाज खुशबू की नहीं थी। यह किसी औरत की आवाज थी, एक बहुत ही गुस्सैल और दर्द भरी आवाज। वह आत्मा खुशबू के शरीर से बोल रही थी। वह चीख रही थी, चले जाओ, यहां से चले जाओ, ये मेरा घर है, मैं इसे मार डालूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। मुझे किसी ने नहीं बचाया, मैं इसे भी नहीं बचने दूंगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गया। यह किसकी आवाज थी? बाबा जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। वह खुशबू के चारों तरफ एक घेरा बनाने लगे। उस भभूत से खुशबू उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे वह निकल नहीं पा रही थी, वह आत्मा फिर से चीखी, मुझे मत रोको, इसने मेरे घर पर कब्जा किया है। मैं अपनी और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। तभी मुझे उस औरत की चीख के साथ
एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दी। वह आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी जहां वह बेड रखा था। वह आवाजें सुनकर मेरा दिल दहल गया। वह औरत और उसका बेटा, दोनों की आत्माएं इस घर में थीं। बाबा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने जोर से कहा, कौन हो तुम? क्यों इस बेचारी लड़की को तंग कर रही हो? तुम्हें शांति नहीं मिली क्या? वह आत्मा हंसने लगी, एक भयानक हंसी। शांति? और मुझे? मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसी घर में। उस जालिम ने मेरे बेटे को पहले मारा, उसकी लाश उस बेड के अंदर छिपा दी और फिर मुझे पंखे से लटकाकर मार डाला। हम दोनों की आत्माएं यहीं भटक रही हैं। हम किसी को इस घर में नहीं रहने देंगे। ये घर हमारा है। ये सुनकर मैं कांपने लगा। तो यह थी उस घर की सच्चाई। वह खूनी गद्दा, वह बेड का हिलना, वह पंखे से लटकती लाश, वह सब सच था। उस औरत और उसके बेटे को उसके पति ने ही मारा था। बाबा जी ने फिर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, इस बार और जोर से। उन्होंने अपने झोले से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें शायद गंगा जल था। उन्होंने वह जल अपने हाथ में लिया और खुशबू के ऊपर उसके छींटे मारे। जैसे ही वह पवित्र जल खुशबू के शरीर पर पड़ा, वह आत्मा ऐसे चीखी जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। वह भयानक चीख थी। पूरा घर कांपने लगा। हॉल में लगी लाइटें जलने बुझने लगी। वह सड़ी हुई बदबू इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। खुशबू जोर जोर से तड़प रही थी। वह अपना सिर जमीन पर पटक रही थी। बाबा जी ने मुझे आवाज दी, बेटा इसे पकड़ो, इसे खुद को चोट मत पहुंचाने दो। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। मैंने और बाबा जी ने मिलकर खुशबू को पकड़ा। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि हम दो लोग मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। वह हमें झटक रही थी। वह हमें गालियां दे रही थी। वह कह रही थी कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बाबा जी ने अपनी सारी ताकत लगाकर मंत्र पढ़े। उन्होंने अपनी मुट्ठी में भभूत ली और वह खुशबू के माथे पर लगा दी। भभूत लगते ही खुशबू ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और फिर वह शांत हो गई। वह बेहोश होकर मेरी बाहों में गिर पड़ी। पूरे घर में एकदम शांति छा गई। वह भयानक आवाजें बंद हो गई थीं। वह बदबू भी थोड़ी कम हो गई थी। लाइटें भी जलना बंद हो गई थीं। मैं खुशबू को पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं रो रहा था। खुशबू बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थीं। बाबा जी भी जमीन पर बैठ गए। वह बहुत थक गए लग रहे थे। उनके माथे पर पसीना था। वह जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह बुजुर्ग आंटी जी भी कोने में रो रही थीं। मैंने बाबा जी की तरफ देखा। मैंने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी क्या सब ठीक हो गया? क्या वह आत्माएं चली गईं? बाबा जी ने मेरी तरफ देखा। वह बोले कि नहीं बेटा, वह आत्माएं गई नहीं हैं। वह अभी भी इसी घर में हैं। वह बहुत ताकतवर और गुस्सैल हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। मैंने बस उन्हें अभी के लिए तुम्हारी पत्नी के शरीर से बाहर निकाला है। मैंने उन्हें कुछ देर के लिए शांत कर दिया है, लेकिन वह वापस आएंगी। यह सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा कि बाबा जी अब क्या होगा? हम कहां जाएंगे? बाबा जी ने कहा कि यह घर रहने लायक नहीं है। यह घर शापित है। तुम्हें यह घर तुरंत छोड़ना होगा। मैंने कहा कि हम सुबह होते ही चले जाएंगे। बाबा जी बोले कि नहीं, सुबह तक का इंतजार मत करो। वह आत्माएं फिर से हमला कर सकती हैं। वह तुम्हारी पत्नी को मारना चाहती हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया है। तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा। मैंने कहा कि बाबा जी, लेकिन इतनी रात को हम कहां जाएंगे? हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। मेरा भाई पास में रहता है, लेकिन हम इतनी रात को उन्हें कैसे परेशान करें? तभी वह बुजुर्ग आंटी जी बोली, बेटा तुम लोग मेरे घर चल सकते हो। मेरा घर पास में ही है। बाबा जी भी वहीं रुकेंगे। तुम लोग यह रात मेरे घर पर गुजार लो। सुबह होने पर कोई फैसला लेना, लेकिन यहां एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने खुशबू को अपनी गोद में उठाया। वह अभी भी बेहोश थी। हम अपना सारा सामान, सब कुछ उसी मनहूस घर में छोड़कर उस बाबा जी और उस आंटी जी के साथ उस घर से बाहर निकल आए। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर घर के दरवाजे पर कोई खड़ा हमें देख रहा है। वह औरत और वह छोटा बच्चा, वह दोनों हमें घूर रहे थे। मैं डर के मारे बिना पीछे देखे बस भागता रहा। हम उस रात उस आंटी जी के घर चले गए, लेकिन मुझे पता था कि यह मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक भयानक रात थी। अभी तो हमें उन आत्माओं से पूरा छुटकारा पाना था। हम उस मनहूस एक मंजिला घर से बाहर निकल आए थे। मैं खुशबू को अपनी गोद में उठाए हुए था। वह अभी भी बेहोश थी। बाबा जी हमारे आगे आगे चल रहे थे।
और वह बुजुर्ग आंटी जी हमारे पीछे पीछे। हम जल्दी जल्दी उस घर से दूर जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़ी हुई बदबू हमारा पीछा कर रही हो। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। वह औरत और वह बच्चा, वह जरूर हमें देख रहे होंगे। मैं इतना डर गया था कि मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आंटी जी का घर ज्यादा दूर नहीं था। हम 2 गली छोड़कर उनके घर पहुंच गए। वह एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। घर के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे हम किसी सुरक्षित जगह पर आ गए हों। वह भयानक बदबू भी अब नहीं आ रही थी। आंटी जी ने हमें अंदर एक कमरे में बिठाया। उन्होंने जमीन पर एक गद्दा बिछा दिया। मैंने खुशबू को उस गद्दे पर लिटा दिया। वह अभी भी बेहोश थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थीं। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था। यह सब मेरी वजह से हुआ था, मेरे उस मुफ्त के घर के लालच की वजह से। अगर मैंने अजय की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया होता और पहले ठीक से जांच पड़ताल कर ली होती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। मैं खुशबू के पास बैठकर रोने लगा। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह बोले कि बेटा रो मत, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी पत्नी अभी बहुत कमजोर है। वह आत्माएं इसकी जान लेना चाहती थी। मैंने उन्हें रोक तो दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वह आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। वह वापस जरूर आएंगी। बाबा जी ने अपने झोले से थोड़ा गंगाजल निकाला और खुशबू के चेहरे पर उसके छींटे मारे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। थोड़ी देर बाद खुशबू ने अपनी आंखें खोली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह बहुत डरी हुई थी। वह चारों तरफ देख रही थी। वह बोली कि हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है, वह आत्माएं कहाँ हैं, वह औरत, वह बच्चा, वह मुझे मार डालेंगे। वह रोने लगी। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा कि खुशबू डरो मत, हम उस घर से बाहर आ गए हैं, हम सुरक्षित हैं। यह आंटी जी का घर है और यह बाबा जी हैं। इन्होंने हमारी जान बचाई है। खुशबू ने बाबा जी को देखा। वह डर रही थी। आंटी जी उसके लिए पानी लेकर आईं। उन्होंने खुशबू को पानी पिलाया। वह बेचारी कांप रही थी। उसे अभी भी तेज बुखार था। आंटी जी बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, तुम अब मेरे घर में हो, यहां तुम दोनों सुरक्षित हो। वह आत्माएं यहां नहीं आ सकती। हम सब वहीं जमीन पर बैठ गए। खुशबू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह बार बार कांप रही थी। मैंने बाबा जी से हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी आखिर उस घर की पूरी सच्चाई क्या है? वह आत्माएं कौन है? वह हमें क्यों मारना चाहती थी? तब बाबा जी ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारी रूह कांप गई। वह बुजुर्ग आंटी जी भी वहीं बैठी थी। वह भी बाबा जी की हाँ में हाँ मिला रही थी। बाबा जी ने बताया कि उस घर में आज से लगभग 5 साल पहले एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा। वह लोग बाहर से यहाँ रहने आए थे। उनका पति बहुत जालिम किस्म का आदमी था। वह अपनी पत्नी और बच्चे को बहुत मारता पीटता था। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन न जाने उस आदमी के सिर पर कौन सा खून सवार हुआ। उसने पहले अपने 5 साल के मासूम बेटे को जान से मार डाला और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उस लकड़ी के बेड के अंदर उसे छिपा दिया जिस बेड पर हम सोए थे। यह सुनकर मेरे और खुशबू के रोंगटे खड़े हो गए। वह खूनी गद्दा, वह बेड के अंदर से आती खुरचने की आवाजें, वह सब सच था। वह उस मासूम बच्चे की आत्मा थी जो बेड के अंदर कैद थी। बाबा जी ने आगे बताया कि बेटे को मारने के बाद उस जालिम आदमी ने अपनी पत्नी को भी मार डाला। उसने अपनी पत्नी को पंखे से लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि उस औरत ने अपने बेटे को मारकर खुदकुशी कर ली है। यह सुनकर हमें वह पंखे से लटकती लाश याद आ गई। हे भगवान, वह कितना भयानक मंजर था। वह औरत खुद नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। बाबा जी बोले कि उन दोनों मां बेटे को मारकर वह आदमी, वह जालिम पति, घर को बाहर से ताला लगाकर हमेशा के लिए भाग गया। वह आज तक किसी को नहीं मिला। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद से ही वह घर वीरान हो गया और उन दोनों मां बेटे की आत्माएं उस घर में भटकने लगीं। वह दोनों बहुत गुस्से में थी। उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। वह अपने कातिल से बदला लेना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उस घर में रहे जहां उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई थी। आंटी जी ने भी रोते हुए बताया कि हाँ, बाबा जी सही कह रहे हैं, उस घर के बारे में सब जानते हैं, इसीलिए कोई वहां नहीं जाता। उस घर का मालिक भी उसे बेच नहीं पाया। जो भी उस घर को खरीदने आया या किराए पर रहने आया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग तो एक रात में ही पागल होकर भाग गए, कुछ बहुत बीमार पड़ गए और कुछ लोगों ने तो वहां पर उन्हीं आत्माओं को देखा भी है, उस औरत को पंखे से लटकते हुए और उस बच्चे को खून से लथपथ।
वह आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। हमें लगा था कि तुम लोग भी 1-2 दिन में भाग जाओगे, लेकिन जब तुम लोग 2 दिन तक बाहर नहीं निकले तो मुझे चिंता हुई। इसीलिए आज जब तुम्हारी चीखें सुनी तो मैं भागकर बाबा जी को बुला लाई। ये बाबा जी पास के मंदिर में ही रहते हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। ये सब सुनकर हम दोनों पति पत्नी थर थर कांप रहे थे। हम मौत के मुंह से वापस आए थे। खुशबू तो बस रोए जा रही थी। मैंने बाबा जी के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा कि बाबा जी, अब हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? वह आत्माएं तो खुशबू के पीछे पड़ गई हैं, वह उसे छोड़ेंगी नहीं। बाबा जी ने मुझे उठाया। वह बोले कि घबराओ मत बेटा, मैंने उन आत्माओं को तुम्हारी पत्नी के शरीर से निकाल दिया है, लेकिन उनका साया अभी भी तुम दोनों पर है। वह तुम दोनों को पहचान गई हैं। वह उस घर से बंधी हुई हैं, लेकिन वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें तुरंत इस इलाके को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। और सबसे जरूरी बात, तुम लोग कभी भी उस घर में वापस मत जाना, भूल कर भी नहीं, न अपना सामान लेने न किसी और काम से। अगर तुम उस घर की दहलीज पर भी गए तो वह आत्माएं तुम्हें मार डालेंगी। वह बहुत ताकतवर हैं। मैंने कहा कि बाबा जी, हम चले जाएंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन क्या वह आत्माएं हमारा पीछा नहीं करेंगी? बाबा जी बोले कि मैं तुम दोनों के लिए एक रक्षा कवच बना देता हूं। उन्होंने अपने झोले से 2 काले धागे निकाले। उन्होंने उन धागों पर कुछ मंत्र पढ़े और उनमें 7 गांठें लगाईं। उन्होंने एक धागा मेरे गले में बांध दिया और एक खुशबू के गले में। वह बोले कि यह धागे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक यह तुम्हारे गले में है, वह आत्माएं तुम्हें छू नहीं पाएंगी, लेकिन तुम्हें यह शहर, यह इलाका छोड़ना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हम दोनों ने बाबा जी के पैर छू लिए। आंटी जी ने हमें रात को अपने घर में ही रखा। हम दोनों उस रात भी सो नहीं पाए। हम बस उस खौफनाक घर के बारे में सोचते रहे। खुशबू बार बार डर के मारे कांप उठती थी। अगली सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया। मुझे रमेश जी की याद आई, मेरे पुराने मकान मालिक। मैं पहले उन्हीं के घर किराए पर रहता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरा सब कुछ, मेरा फोन, मेरे थोड़े बहुत पैसे, सब उसी मनहूस घर में रह गया था। मैंने आंटी जी के फोन से रमेश जी को फोन किया। जैसे ही रमेश जी ने फोन उठाया, मैं रो पड़ा। मैं गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा कि रमेश जी, मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में पड़ गया था। रमेश जी, वह घर बहुत भयानक है। वहां भूत हैं, वह हमें मार डालेंगे। रमेश जी, मुझे मेरा कमरा वापस दे दीजिए। मैं आपके घर के बाहर जीने सीढ़ियों पर सो जाऊंगा, लेकिन मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। रमेश जी मेरी आवाज में मेरा डर पहचान गए थे। वह बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे डांटा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि जग्गू, शांत हो जाओ, रो मत। मैंने तुमसे कहा था ना, वह घर तुम्हारा ही है। तुम फौरन खुशबू को लेकर यहां आ जाओ। कमरा अभी तैयार नहीं है, लेकिन तुम लोग मेरे पास आ जाओ। हम सब मिलकर रह लेंगे। तुम बस जल्दी से आ जाओ। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने बाबा जी और उस बुजुर्ग आंटी जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। वह हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। आंटी जी ने हमें रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दिए। हम दोनों पति पत्नी बस उन्हीं कपड़ों में जो हमने पहने हुए थे उस इलाके से बाहर निकल आए। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सीधे रमेश जी के घर पहुंचे। रमेश जी ने हमें देखा तो वह भी हमारी हालत देखकर घबरा गए। हम दोनों इतने डरे हुए और कमजोर लग रहे थे। उन्होंने हमें अंदर बुलाया, हमें खाना खिलाया, हमें अपने घर में पनाह दी। उस दिन रमेश जी के घर पहुंचकर हमें जो शांति मिली वह मैं बता नहीं सकता। आज कई साल बीत गए हैं। हम रमेश जी के घर में ही रहते हैं। खुशबू अब ठीक है, लेकिन वह उस घटना को कभी भूल नहीं पाई है। आज भी वह कभी कभी रात को डरकर जाग जाती है। हम दोनों ने उस मनहूस घर की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। हमारा सारा सामान वहीं रह गया, लेकिन हमें अपनी जान की कीमत उस सामान से ज्यादा थी। मैंने बाद में सुना कि वह घर आज भी खाली पड़ा है। उस घर का मालिक उसे बेच नहीं पाया और न ही कोई वहां रहने की हिम्मत कर पाया। वह बुजुर्ग आंटी जी कभी कभी मुझे बाजार में मिलती है। वह बताती हैं कि आज भी उस घर से रात को रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम जिंदा बच गए। उस मुफ्त के घर का लालच हमें हमारी मौत के मुंह तक ले गया था। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि कभी भी लालच में आकर कोई ऐसा फैसला मत लेना जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। हर मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, संजय सिंह सूर्यवंशी भाई भारत से,
मनीष जैन भाई दिल्ली से, निहारिका जी ओडिशा से, ताना अनिया अरुणाचल प्रदेश से, अरविंद भाई राजकोट से, राकेश भाई कालरा पंजाब से, इफात अलीम भाई पाकिस्तान से, उषा अग्रवाल जी हैदराबाद से, विकास बागदी भाई भारत से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, कुका भाई ओडिशा से, राणू गिरी जी दुबई से, अवनीत जानवी और मानसी पंजाब से, सफीक भाई सऊदी अरब से, कारण सिंह भाई उत्तर प्रदेश से, कृष्णा भाई झारखंड से, रवि भाई जबलपुर से, सागौली भाई मोतिहारी से, प्रशांत सिंह भाई गाजीपुर से, कार्तिक भाई दिल्ली से, मोहम्मद इस्तेखर भाई यूएसए से, राजेंद्र सुरेंद्र भाई ओडिशा से, छोटू भाई पाकिस्तान से, हामिद उल्लाह भाई पाकिस्तान से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, कुसुम मिश्रा जी बिहार से, मोहम्मद कूदूश भाई दिल्ली से, विनोद कुमार भाई हरियाणा से, फुल शरीफ नेपाली भाई कतर से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से, संतोष बरडेवा भाई कतर से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई माथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघदिया से, रीना रूठिया जी मध्य प्रदेश से, इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, राकेश कलेरा भाई श्री गंगानगर राजस्थान से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जीनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सूजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, सादिक खान भाई सऊदी अरब से, संजीत कुमार भाई पंजाब से, राकेश फाजिल्का भाई पंजाब से, धीरज हजोंग भाई असम से, मजीद भाई मालदीव से, राकेश कुमार जॉर्डन भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, मुकेश गुर्जर भाई राजस्थान से, परवीन कुमार सांचोर भाई राजस्थान से, विशाल गोंड भाई बलिया से, परवीन मौर्य भाई आजमगढ़ से, कारण कुमार भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, लता जी पुणे से, दानिश भाई दार्जिलिंग से, जयंत भाई महाराष्ट्र से, सतीश कुमार भाई दिल्ली से, कर्मा बरार भाई पंजाब से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, राजकुमार भाई रुद्रपुर से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, बाबू भाई मुंबई से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपिका जी कानपुर से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, विष्णु कुमार आरा से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, रोशन भाई दिल्ली से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, धर्मेंद्र अहिरवार भाई मध्य प्रदेश से, धर्मवीर ठाकुर भाई बिहार से, सुरजीत सिंह मोगा भाई पंजाब से, शाहरुख खान भाई ग्वालियर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, कौशलेंद्र भाई प्रयागराज से, राखी जी मिजोरम से, गोरखा भाई नेपाल से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा था जियाना, अहमद हयाना आलिया हमदून और अहमद हमदून रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा,
शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर भाई शिकालगार से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।